So hello and welcome back to Blade Learner K12. This is Ayushas and we are back again with some more set of questions for class 12 political science. So आज जो चैप्टर है दैट इज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग और हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज हैं उनको आज कवर करेंगे. तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एक एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें यहाँ पर आपके सामने एक वीडियो में 20 एमसीक्यू को डिस्कस किया जाता है और उन 20 एमसीक्यूज को हम लोगों ने लेवल वाइज डिवाइड किया है जिसमें लेवल फर्स्ट जो होता है सबसे आसान होता है, वन लाइनर के क्वेश्चन होते हैं. उसके बाद लेवल 2 एंड लेवल 3 को सॉल्व किया जाता है जिसमें हम लोग कार्टून बेस्ड क्वेश्चन, नेसेसरी रीजन, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन हल्का हल्का धीरे धीरे जो टफनेस है उसको इंक्रीज करते हुए चलते हैं. राइट. और अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो आई वुड रिकमेंड कि सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियोस को जरूर देख लें. पूरा एक प्लेलिस्ट आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक दिया गया है तो आप उससे प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो. हालांकि चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को आप विजिट करोगे वहां पर वीडियोस आपको मिल जाएंगे. पूरा प्लेलिस्ट अरेंज करके आपको दिया गया है जिसमें आप कोल्ड वॉर एरा, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, यूएनएड्स ऑर्गेनाइजेशन, इन सारे चैप्टर्स के जो एमसीक्यूज हैं उनको आप वहां पर देख सकते हो. ठीक है. उन वीडियोस को देखने से फायदा ये होगा कि बहुत सारे आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे और साथ ही साथ जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो देखना काफी इंपॉर्टेंट है. कई सारे बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर क्या एमसीक्यू को सॉल्व कर लेंगे, वो जो पीडीएफ आपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर रखा है क्या उसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा? मैं कहता हूं कि नहीं, उससे नहीं होगा. केवल आपको एमसीक्यू सॉल्व नहीं करना है, साथ ही साथ वीडियो में जो मैं एक्सप्लेनेशन में देता हूं उसको भी आपको देखना है. राइट. क्योंकि एमसीक्यू के आसपास की चीजें काफी सारी मैं चीजें बता देता हूं. राइट. तो आपको वो सारा आइडिया होना चाहिए. एनीवे, तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में हम लोग 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और वो होगा चैप्टर फर्स्ट चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग्स. और ये आपके सेकंड बुक अर्थात जो इंडियन पॉलिटिक्स वाला बुक है उसका ये फर्स्ट चैप्टर है. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल से. और ये लेवल फर्स्ट का सवाल है तो काफी आसान सवाल होंगे लेकिन आपको जवाब देना है. और जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि अगर आप वीडियो प्रीमियर होते के समय देख रहे हो तो आपको लाइव चैट एंड कमेंट बॉक्स दोनों में आंसर देना है और अगर आप इस वीडियो के प्रीमियर होने के बाद देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में आपका आंसर देना है. ठीक है. गलत या सही वो बात की बात है, आपको अटेम्प्ट करना है. जो अटेम्प्ट होता है वो ज्यादा मायने रखता है रादर कि सही और गलत, क्योंकि सही और गलत क्या है वो चीजें वो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दे रहा हूँ लेकिन आप उनको जरूर कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करें. और हर एक बच्चे का आंसर जो है वो मैं पर्सनली चेक करता हूँ, तो अगर आप गलती कर रहे हो तो फिर उस चीज को मैं वहीं पर आपको बता भी दूंगा उस चीज के बारे में. हालांकि वीडियो में एक्सप्लेनेशन तो आपको दिया ही जा रहा है. तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से. सबसे पहला सवाल है द ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच वॉज गिवन बाय. ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी भाषण किनके द्वारा दिया गया था? भाग्य के साथ साक्षात्कार. भाग्य के साथ साक्षात्कार ये स्पीच किन्होंने दिया था ये आपको बताना है. आपके सामने ऑप्शंस अवेलेबल है: जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर और इज इट सरदार पटेल. तो आपको बताना है कि ये स्पीच किन्होंने दिया था. देखिए वन ऑफ द फेमस स्पीच में आता है दुनिया भर में जो भी फेमस स्पीचेस हैं, लाइक मार्टिन लूथर किंग का स्पीच हो गया या व्लादिमीर लेनिन का स्पीच हो गया. तो ऐसे ही बहुत सारे जो प्रोमिनेंट स्पीचेस हैं उसमें जवाहरलाल नेहरू का ये जो स्पीच है वो आता है, उस श्रेणी में आता है. तो काफ़ी फेमस स्पीच है तो आपको बताना था और इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू. ठीक है. तो भाग्य के साथ साक्षात्कार अर्थात ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच है वो दिया था जवाहरलाल नेहरू ने जिस दिन हम लोगों को आज़ादी मिल रही थी. राइट. तो आई होप कि आप सभी लोगों ने इसका जवाब दिया होगा. काफी आसान सवाल है लेकिन आपको पता होना चाहिए. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड करते हैं. सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने. हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल है: जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर और इज इट सरदार पटेल. तो आपको बताना है कि पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन थे. ठीक है. काफी आसान सवाल. देखिए महात्मा गांधी तो वैसे ही कट हो जाएगा बिकॉज ही वाजंट अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है. महात्मा गांधी गवर्नमेंट के पार्ट नहीं बने थे. एंड जवाहरलाल नेहरू की जैसे बात करूँ तो वो प्राइम मिनिस्टर थे. हालांकि प्राइम मिनिस्टर के साथ उन्होंने और कई सारे प्रभार अपने पास रख रखे थे, जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी उन्होंने अपने पास रख रखा था एंड सो ऑन. सो जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे. बी.आर. अम्बेडकर की बात करूँ तो लॉ मिनिस्टर थे. ठीक है. ये चीज आप याद रखोगे. सरदार पटेल इसका सही जवाब होगा. सरदार पटेल वाज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम. एंड ये कब की बात है? इंडिपेंडेंट इंडिया की. ठीक है. तो ये चीज आपको पता होना चाहिए. अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर. तीसरा सवाल है आपके सामने और इस सवाल में पूछा जा रहा है कि हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद और इज इट जवाहरलाल नेहरू? तो आपको बताना है कि जो सीमांत गांधी है, फ्रंटियर गांधी अर्थात सीमांत गांधी है, उस नाम से किनको जाना जाता है.
तो इसका सही जवाब होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो था ना, तो उस इलाके से ये बिलोंग करते थे और ये गांधी जी के अनन्य भक्त थे और उनकी आइडियोलॉजी को, गांधीयन आइडियोलॉजी को मानने वाले व्यक्ति थे और इनको सीमांत गांधी कहा जाता था। हालांकि मैं आपको बताऊं कि आज़ादी के बाद दरअसल उस इलाके से बिलोंग करते थे, इसके कारण से ये पाकिस्तान के पार्ट बन गए। और आपको एक ट्रिविया बता देता हूं कि भारत में जो भारत रत्न है, भारत रत्न आप सभी लोगों को पता होगा कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो केवल 2 ही विदेशियों को मिला है, ठीक है, और एक हैं यही खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, बिकॉज ये पाकिस्तान के नेशनल बन गए तो इसलिए उनको आप विदेशी कर कह सकते हो। हालांकि ये भारत के उतने ही हैं जितने ये पाकिस्तान के हैं, ये हम सब के हैं। सो खान अब्दुल गफ्फार खान। एंड ये चीज आपको बता दो कि खान अब्दुल गफ्फार खान ऐसे नेता थे जो कि नहीं चाहते थे कि भारत का बंटवारा हो, ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रखोगे। तो खान अब्दुल गफ्फार खान एक नाम हो गया जिनको भारत रत्न मिला हुआ। दूसरा नाम मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों को पता होगा, कई सारे बच्चों को, नेल्सन मंडेला, ठीक है, आपको पता ही होगा नेल्सन मंडेला ये किनका नाम है, कौन सी हस्ती है। आपको पता होगा कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं और वहाँ पर कई साल इनको जेल में रहना पड़ा और उसके बाद जब गवर्नमेंट वहाँ पे बनती है, नई कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो उसमें प्रेसिडेंट बनते हैं साउथ अफ्रीका के। तो ये दूसरे व्यक्ति हैं जिनको विदेशी होने के नाते, मतलब कह सकते हो कि विदेशी होने के बावजूद इनको भारत रत्न दिया गया। तो भारत रत्न 2 विदेशियों को दिया गया था। बस एक ट्रिविया था, मैंने आपको बता दिया शीट से। चलिए हम लोग 4th क्वेश्चन के ऊपर आ गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स प्लेड अ वाइटल रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स विद इंडिया। मतलब निम्नलिखित में से किस नेता ने रियासतों को भारत के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। काफी आसान सवाल है, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आपको पता होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर और AZ सरदार पटेल। आप सभी लोगों को लाइव चैट में और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। आई होप कि आप सभी लोग इसका सही जवाब दोगे, बिकॉज ये काफी आसान सवाल है। इसका सही जवाब होगा सरदार पटेल और इनको इंडिया का बिस्मार्क भी कहा जाता है, ठीक है, ये चीज भी आप याद रखोगे, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, बिकॉज बिस्मार्क के बारे में आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में। बिस्मार्क ना जर्मनी से बिलोंग करते हैं और जर्मनी को एकीकृत करने में इनका बहुत बड़ा रोल था। तो इसी प्रकार से भारत को एकीकृत करने में सरदार पटेल का बहुत बड़ा रोल था, तो इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं, इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। और इन्हीं की सबसे बड़ी स्टैचू है दुनिया में, आपको पता होगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी। और ये कहाँ स्थित है आपको जल्दी से बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है। 5th क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं और 5वां प्रश्न है आपके सामने कि who was the first which was the first Indian state to be carved out on linguistic basis। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला भारतीय राज्य इनमें से कौन सा था। बॉम्बे, पंजाब, आंध्र प्रदेश और इज इट हिमाचल प्रदेश। तो इसके बारे में आपको बताना है कि पहला इंडियन स्टेट टू बी कार्व्ड आउट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य था जिसको भाषाई आधार पर बताया गया था। इसकी पूरी कहानी आप लोगों को पता होगी कि एक तरह से जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय जो भारतीय नेता थे उन लोगों ने मना कर दिया कि हम भाषा के आधार पर जो राज्य है उसको नहीं बनाएंगे। और इसका परिणाम स्वरूप क्या होता है कि अलग अलग क्षेत्रों में जो आंदोलन है वो शुरू हो जाता है, जिसमें एक बहुत प्रोमिनेंट आंदोलन था जिसका नाम था विशाल आंध्र मूवमेंट। ठीक है, विशाल आंध्र मूवमेंट। ठीक है, ये मूवमेंट बेसिकली किस चीज के लिए था। मद्रास वाले एरिया से, मद्रास जो उस ओल्ड मद्रास प्रोविंस था, उससे आप तेलुगु वाले एरिया को अलग कर दो और एक नया स्टेट बना दो जिनका नाम होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्रा स्टेट बनाने की ये बात थी, तो यही था, इसका नाम था विशाल आंध्र मूवमेंट। तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए अलग एरिया की बात यहाँ पे चल रही थी। ठीक है, तो ये चीज़ें स्टार्ट हुई और इसमें एक बहुत बड़े प्रोमिनेंट लीडर थे पोट्री श्रीरामुलु। उन्होंने एक फास्ट अनटू डेथ किया था, आमरण अनशन किया था और 56 दिन के बाद उनकी एक तरह से कह सकते हो उनका निधन हो जाता है। ठीक है, इस कारण से लोगों में फिर गुस्सा फूट गया, फिर कई जगह पे पुलिस के साथ झड़प भी हुई, गोलीबारी भी हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो फाइनली भारत सरकार को झुकना पड़ा और दिसंबर 1952 में पंडित नेहरू ने अनाउंस किया कि हम एक आंध्र प्रदेश बनाने के लिए, एक अलग स्टेट बनाने के लिए हम तैयार हैं। और अगले साल अक्टूबर 1953 में एक नया स्टेट बना और उसका नाम पड़ा आंध्र प्रदेश। तो ये चीज आप याद रखोगे। 6th क्वेश्चन पे आ जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया दैट इनिशियली रेजिस्टेड जॉइनिंग द इंडियन यूनियन। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक रियासत थी जिसने शुरू में भारतीय संघ में शामिल होने इसका विरोध किया था। हैदराबाद, ग्वालियर, मैसूर और इज इट बड़ौदा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही जवाब होगा। काफी आसान सवाल, अगेन लेवल फर्स्ट है तो वन लाइनर के क्वेश्चन ही आपके सामने है। तो इसका सही जवाब होगा हैदराबाद।
ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखोगे। हैदराबाद के जो निज़ाम थे और आखिरी निज़ाम जो उस समय थे वो थे मीर उस्मान अली खान। उन्होंने भारत के संघ को ज्वाइन करने से मना कर दिया। वो चाहते थे कि हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट स्टेटस मिला रहे, वो एक इंडिपेंडेंट देश के तौर पर बना रहे। तो ये चीज़ था और उन्होंने भारत को ज्वाइन करने से मना कर दिया। ना केवल हैदराबाद बल्कि त्रावणकोर वाला जो इलाका था ना, उन्होंने भी मना कर दिया था। ठीक है, ये चीज़ है ना। भोपाल के जो नवाब थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ज्वाइन करने से मना कर दिया था। तो ऐसे भी कई सारी चीज़ें हुई थी, राइट। इवन कि जूनागढ़ में भी कुछ ऐसे ही सिचुएशन हुए थे, जम्मू एंड कश्मीर में कुछ ऐसा सिचुएशन होगा, लेकिन ऑप्शन में से आपका जो हैदराबाद वाला है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। भारत की स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें मौजूद थी भारत में? 563, 562, 565 और इज इट 560? आपको जवाब देना है। थोड़ा सा ही फैक्चुअल सवाल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आपके सामने ही आ सकता है। और अगर आपने सैम्पल पेपर सॉल्व किया है, सैम्पल पेपर को देखा, अगर आपने मेरे वीडियो को देखा है सैम्पल पेपर सॉल्यूशन का, तो उसमें आपको पता होगा कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है। सो कितने प्रिंसली स्टेट थे इंडिया में? 565। तो इसका सही जवाब होगा सी, 565 प्रिंसली स्टेट थे। और सोच सकते हो कि 565 प्रिंसली स्टेट में से ज़्यादातर को, कुछ एक आध को छोड़ के, जैसे हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, तो उन सबको छोड़कर बाकी सारे स्टेट को भारत के जो उस समय के होम मिनिस्टर थे और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे सरदार पटेल, उन्होंने ज्वाइन करवा लिया। तो कितना एक मैमथ टास्क था, हरकुलियन टास्क था जिसको उन्होंने कंप्लीट किया था। तो ऑल क्रेडिट गोज टू हिम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, 8th क्वेश्चन है आपके सामने, दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग कौन सा था? असम, बॉम्बे, बंगाल और इज इट मणिपुर? सो आपको जवाब देना है कि किस जगह पे भारत में सबसे पहली बार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान हुआ था, अर्थात यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर। तो आपको बता दूं कि 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली, उसके बाद तो फिर संविधान बनते बनते आप कह सकते हो कि, हालांकि संविधान बनने की जो प्रक्रिया है वो 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट हो गई थी, बट अल्टीमेटली ये जो संविधान बनके तैयार होता है वो नवंबर 1949 में जाकर तैयार होता है, 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद फिर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करे जाते हैं, उसके बाद इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है, राइट। लेकिन इन सब के बीच में एक क्षेत्र ऐसा भी था जहां पर इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया, और ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे पहले जब कभी भी भारत में इलेक्शन हुए थे ब्रिटिश इंडिया के समय में, उस समय सभी लोगों को ऐसा नहीं था कि सभी वयस्कों को मताधिकार दिया गया था, कुछ लिमिटेड फ्रेंचाइज हुआ करता था। ठीक है, लेकिन फाइनली क्या होता है कि 1948 के जून में, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1948 के जून में एक इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है, और वो कहाँ कंडक्ट करवाया जाता है? मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर के आखिरी जो राजा थे उनका नाम था बोधा चंद्र सिंह। तो ये भी आप याद रखोगे, बोधा चंद्र सिंह वो क्या थे? मणिपुर के आखिरी राजा थे। उन्होंने पब्लिक प्रेशर में आकर वहां पर एक इलेक्शन कंडक्ट करवाया, और इस इलेक्शन का परिणाम ये हुआ कि मणिपुर को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया गया था। तो मोनार्की तो रहेगा वहां पे, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन से लिमिट होगा। तो वहां पर इलेक्शन हुआ था, और ये इलेक्शन हुआ था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर। तो इसका सही जवाब होगा मणिपुर। तो ये चीज आप लोग याद रखोगे। हम लोग बढ़ते हैं अब लोग 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पार्ट ऑफ द विशाल आंध्र मूवमेंट। अभी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, विशाल आंध्र मूवमेंट से इनमें से कौन से नेता जुड़े हुए हैं? व्हाट इज श्री रामुलु, राबली माइती, एमएन सैम या चेनुपा सिद्धू? ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से व्यक्ति विशाल आंध्र मूवमेंट के पार्ट रह चुके थे या उनको लीड किया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पोटी श्री रामुलु। इनके बारे में मैंने बता दिया, ही वाज अ गांधीयन, ही वाज अ कांग्रेस लीडर, एंड साथ ही साथ इन्होंने विशाल आंध्र मूवमेंट को भी लीड किया था। अमरन अनशन पे बैठ गए थे और 56 दिनों के बाद इनका देहांत हो जाता है, और इस कारण से लोग गुस्सा हो जाते हैं, और फाइनली इंडियन गवर्नमेंट को प्रेशराइज होकर आंध्र प्रदेश बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखोगे। अब हम लोग लेवल फर्स्ट के आखिरी सवाल की ओर पहुंच चुके हैं। 10th क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन। तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? ये भी प्रश्न है, इसके बारे में मैंने हालांकि थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रखा है। तो अगर आप प्रॉम्प्टली और कॉन्शियसली अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो आप सारे प्रश्नों का जवाब आप आसानी से दे जाओगे। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है, क्योंकि ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1946 और इज 26 नवंबर 1949। तो आपको जवाब देना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, सो अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन बनने का एक जो सिलसिला है वो शुरू होता है, और करीब 2 साल, ठीक है, 2 years 11 months
एंड 18 डेज में ये सिलसिला कंप्लीट होता है एंड 26 नवंबर 1949 को ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज होगा और उसी दिन इसको अडॉप्ट कर लिया जाता है। सो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949, बिकॉज इसी दिन इसको अडॉप्ट किया गया था। और अगर आपने प्रियम्बल पढ़ रखा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आप प्रियम्बल पढ़ोगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और अगर आप नीचे आखिरी में जाओगे तो ऑन दिस डे ऑफ नवंबर 26 1949 वी डू हियर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहीं पर लिखा गया ना 26 नवंबर 1949 वी डू हियर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ। तो अडॉप्ट कब किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को? 26 नवंबर 1949। लेकिन अगर ये क्वेश्चन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब इन्फोर्स हुआ था, ठीक है, कब लागू हुआ था, तो वो तारीख होगी 26 जनवरी 1950 और उस दिन हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके लेवल फर्स्ट के 10 सवाल। अब हम लोग मूव करते हैं लेवल सेकंड की ओर, और लेवल सेकंड में आप थोड़ा सा टफनेस इंक्रीज होता हुआ जाएगा। और ये लेवल सेकंड का सबसे पहला सवाल है 11 नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्टीशन इज इनकरेक्ट। आपके एनसीईआरटी का सवाल है कि विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके सामने कि पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज द आउटकम ऑफ द टू नेशन थ्योरी, मतलब भारत का विभाजन दो राष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। पंजाब एंड बंगाल वेयर द टू प्रोविंस डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, मतलब पंजाब और बंगाल धर्म के आधार पर विभाजित दो प्रांत थे। या फिर ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान वेयर नॉट कंटेजियस, मतलब पूर्व पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान सन्निहित नहीं थे। या द स्कीम ऑफ पार्टीशन इंक्लूडेड ए प्लान फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस द बॉर्डर, विभाजन की योजना में सीमा पार जनसंख्या के हस्तांतरण की योजना भी शामिल थे। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा ऑप्शन गलत है, इनकरेक्ट बताना है, राइट। सो अगर आप देखोगे पहले स्टेटमेंट की पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज द आउटकम ऑफ द टू नेशन थ्योरी, बिल्कुल सही बात है कि उसी का परिणाम है, टू नेशन थ्योरी का ही परिणाम है, उसी डॉक्ट्रिन का परिणाम है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है। बी ऑप्शन है कि पंजाब और बंगाल विद द टू प्रोविंस डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ये भी सही है कि पंजाब और बंगाल वो इलाके थे जिसको एक तरह से कह सकते हो कि धर्म के आधार पर उसको विभाजित कर दिया गया था। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान वेयर नॉट कॉन्टिजियस, ये भी सही है, कॉन्टिजियस मतलब एक जगह पे नहीं है, ठीक है। तो उस जगह पे अगर आप भारत का नक्शा देखो तो यहाँ भी पाकिस्तान था और यहाँ भी पाकिस्तान था। ये जो इलाके हो गए ईस्ट पाकिस्तान हो गया और ये हो गया वेस्ट पाकिस्तान, तो कॉन्टिजियस नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे बीच में भारत है ना। तो ये चीज़, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बिकॉज पार्टीशन का जो पूरा प्लान था ना उसमें कहीं पर भी पॉपुलेशन के ट्रांसफर का प्लान नहीं था, अर्थात कि पॉपुलेशन कैसे एक देश से दूसरे जगह मूव करेगी इसका कोई प्लान नहीं था, किसी के पास भी कोई प्लान नहीं था। सारी जो पुलिस थी, आर्मी थी, लीडर्स थे, वो सारे एक तरह से असहाय की तरह थे, लोग अपने आप इधर से उधर ट्रैवल कर रहे थे और उसमें कई सारे लोगों को मारा जा रहा था, ठीक है, उनको दिक्कतें हो रही थी, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, किस प्रकार से ट्रांसफर होगा, इन सब के बारे में कोई प्लान नहीं था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाजंट अ चैलेंज बिफोर द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया, कि नव स्वतंत्र भारत के सामने निम्नलिखित में से कौन एक चुनौती नहीं थी। टू सेप अ यूनाइटेड नेशन, मतलब एक संयुक्त राष्ट्र बनाने के लिए, संयुक्त राष्ट्र मतलब एक यूनाइटेड नेशन, एंड टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की स्थापना के लिए, टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द सोसाइटी, मतलब समाज के विकास और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए, या फिर टू कंट्रोल द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, या जनसंख्या में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए। सो आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। अगर आप देखोगे कि न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने क्या चैलेंज नहीं था, न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, नया नया जब भारत देश आज़ाद हुआ था उस समय क्या सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज नहीं था। तो अगर आप देखोगे टू सेप अ यूनाइटेड नेशन, ये बिल्कुल था चैलेंज इंडिया के सामने कि भारत को एक करना था, क्योंकि 565 प्रिंसली स्टेट थे, उनका भाग्य ये मतलब आप कह सकते हो भविष्य के घर में ही था कि क्या होगा उनको, क्योंकि उनको ये छूट दे दी गई थी, अगर वो चाहते हैं इंडिया को ज्वाइन करना वो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर वो चाहते हैं पाकिस्तान को ज्वाइन करना वो भी कर सकते हैं, या फिर अगर वो फ्री रहना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक टास्क था, तो ये तो चैलेंज था ही। दूसरा कि टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, ये भी था, हम लोगों ने स्वतंत्रता की जो लड़ाई लड़ी है वो इसी स्वप्न के साथ लड़ी कि भाई जब हमें आज़ादी मिलेगी तो हम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करेंगे इंडिया में, तो ये तो चैलेंज था ही। थर्ड की जो सोसाइटी है उसका वेलबींग और डेवलपमेंट इंश्योर करा जाए, तो ये भी था। तो क्या नहीं था, तो डी ऑप्शन नहीं था, बिकॉज पॉपुलेशन ये उतना बड़ा एक इशू नहीं था उस समय जब न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया था, तो उतना बड़ा इशू नहीं था पॉपुलेशन, ठीक है, करीब 30-40 करोड़ के आसपास ही पॉपुलेशन था, उतना बड़ा प्रेशर नहीं था, तो इस कारण से ये एक चैलेंज नहीं था। हाँ, समय के साथ साथ धीरे धीरे पॉपुलेशन कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा टास्क बन गया था गवर्नमेंट के लिए, और वो एक चैलेंज बन गया था, बट उस समय जब न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो ये कोई एक चैलेंज नहीं था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। 13th क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट।
तो आपको तो स्टेटमेंट है उसको कंसिडर करना है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान, मतलब सभी मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान में रहना चाहते थे। उसके बाद दूसरा है कि सरदार पटेल वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से क्या होगा। तो सरदार पटेल के बारे में तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ही वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट अगर आप देखोगे ऑल मुस्लिम मेजोरिटी इंडिया वांटेड टू बी इन पाकिस्तान, नहीं ऐसा नहीं था। जैसे अगर आप NWFP की बात करें, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जहाँ के नहीं था, एक तरह से कह सकते हो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, वो सब नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में रहना। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये पहला गलत है, तो इसका सही जवाब होगा ओनली 2। ठीक है, अगर आप देखोगे तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब होगा, बिकॉज नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान, राइट। तो अब हम लोग बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, तो आपको ध्यान में देना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। इस चीज के ऊपर खासा आप ध्यान दोगे कि करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। द मुस्लिम लीग टुक द व्यू दैट द स्टेट शुड बी फ्री टू अडॉप्ट एनी कोर्स दे लाइक, मतलब मुस्लिम लीग का विचार था कि राज्यों को अपनी पसंद का कोई भी रास्ता अपनाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। दूसरा है स्टेटमेंट कि इंडियन गवर्नमेंट टुक अ फर्म स्टैंड अगेंस्ट द पॉसिबल डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज ऑफ डिफरेंट साइजेस। भारत सरकार ने विभिन्न आकारों की छोटी रियासतों में भारत के संभावित विभाजन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। सी है कि सरदार पटेल प्लेड अ की रोल इन नेगोशिएटिंग विद द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट, मतलब सरदार पटेल ने रियासतों के शासकों के साथ बातचीत करने में अहम भूमिका निभाई, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, सो अगर आप देखोगे सी ऑप्शन को, तो सरदार पटेल ने बिल्कुल प्रिंसली स्टेट को इंडिया के साथ ज्वाइन कराने में मदद करी, तो ये तो गलत तो नहीं। दूसरा अगर बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने कोई एक, मतलब आप कह सकते हो कि कड़ा रुख अपनाया कि सभी को हम अपने साथ मिला लेंगे और जो भारत का जो फर्दर डिवीजन है वो ना हो, तो ये बिल्कुल सही है कि इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी एक फर्म स्टैंड लिया था कि प्रिंसली स्टेट को एक तरह से कह सकते हो कि उनको ये ऑप्शन ना हो कि मतलब वो फ्री रहे, आज़ाद रहे, नहीं, उनको इंडिया के यूनियन के साथ उनको मिला दिया जाए। तो ये इंडियन गवर्नमेंट का ये स्टैंड था। और पहला ऑप्शन है कि मुस्लिम लीग टुक द व्यू दैट द स्टेट शुड बी फ्री टू अडॉप्ट एनी कोर्स लॉ, ये भी सही है कि मुस्लिम लीग चाहती थी कि प्रिंसली स्टेट को ये छूट मिले कि जो चाहते हैं वो रहें। अगर वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, या फ्री रहना चाहते हैं, तो वो उनको रहने देगी। मुस्लिम लीग का ये विचार था कि प्रिंसली स्टेट को डिसाइड करने दिया जाए, जैसा अंग्रेज चाहते थे। और हिडन मोटिव तो यही था कि भारत के और टुकड़े होते चले जाएंगे, राइट। अंग्रेज भी इसलिए ये सब छोड़ के गए थे, ये प्रोविजन की और ज़्यादा टुकड़े चले जाए, कभी यूनाइटेड इंडिया एग्जिस्टेंस में ना आ सके। तो ब्रिटिशर्स भी यही चाहते थे, मुस्लिम लीग भी कुछ यही चाहते थे। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो भी गलत नहीं है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही जवाब होगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, बिकॉज नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, इज इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं लेवल 2 के आखिरी सवाल, जो कि 15वां प्रश्न है आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। अगेन करेक्ट आपको देखना है इस चीज के बारे में। सो महात्मा गांधी लेड द बारडोली सत्याग्रह, मतलब बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। और दूसरा स्टेटमेंट है कि सरदार पटेल इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, कि सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। अभी अब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था कि सरदार पटेल को बिल्कुल लॉ पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन कहा जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट है कि महात्मा गांधी लेड द बारडोली सत्याग्रह, तो कई बच्चे इसमें दिक्कत कर देंगे या उनको परेशानी हो जाएगी, सत्याग्रह है तो महात्मा गांधी ने किया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बारडोली सत्याग्रह महात्मा गांधी ने लीड नहीं किया था, ठीक है, ये लीड किया था सरदार पटेल ने। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, बिकॉज यहाँ पर केवल सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। महात्मा गांधी ने बारडोली सत्याग्रह को लीड नहीं किया था। बारडोली सत्याग्रह के बारे में आपको बता दूं कि 1928 में हुआ था, और बारडोली नाम की एक जगह है, बारडोली एक तालुका है जो कि गुजरात में पड़ता था उस जमाने में। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि जो किसान है ना, उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। वहाँ पे सूखा पड़ गया था, राइट, मानसून भी सही नहीं आ रहा था वहाँ पर, तो मतलब फसल वहाँ पे खराब हो गई थी। लेकिन जो वहाँ पे ब्रिटिश ऑफिशियल थे, उन्होंने टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया। सोच सकते हो कि वहाँ पर दिक्कतें हैं, फसल नहीं उपज हो रही है, लेकिन उन्होंने टैक्सेस इंक्रीज कर दिया। तो इस कारण से फिर वहाँ पे जो वल्लभ भाई पटेल है वो आते हैं और फिर उन्होंने इस सत्याग्रह को लीड किया था। और वहीं पर आपको बता दूं कि वहीं पर जो महिलाएं थी ना, उन्होंने भी बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया था, और महिलाओं ने ही उपाधि दी थी सरदार की। तब से उनको कहा जाने लगा सरदार पटेल। तो ये चीज़ आप याद रखोगे कि पटेल को सरदार की उपाधि किस समय मिली थी, तो इसी बारडोली सत्याग्रह के समय में 1928 में। तो ये भी चीज़ आप नोट करते हो। चलो, बहुत सारे बच्चे या आप अगर आप नहीं नोट कर रहे हो तो गलती
कर रहे हो, जब आप वीडियो देखने बैठे हो तो कॉपी पेन लेके बैठो और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इस एमसीक्यू के अलावा डिस्कस कर देता हूँ उसको आप नोट करते हुए चलो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं और ये लेवल 3 का पहला सवाल होगा, assertion और रीजन वाला प्रश्न। द निजाम ऑफ हैदराबाद एंटर्ड इनटू ए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद द यूनियन ऑफ इंडिया। मतलब हैदराबाद के निजाम ने भारत संघ के साथ एक ठहराव समझौता किया था, राइट। उसके बाद है रीजन, द निजाम वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर इंडिया। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो तरीका है, हम लोगों ने कितने सारे वीडियोस में इसके बारे में डिस्कस कर लिया कि हमारा तरीका क्या होगा कि हम स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट 2 करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है कि द निजाम ऑफ हैदराबाद एंटर्ड इनटू ए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद द यूनियन ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है कि हैदराबाद के निजाम ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे साइन किया था, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ, यूनियन ऑफ इंडिया के साथ। और कितने दिनों के लिए? तो 1 ईयर के लिए। ये चीज भी याद रखोगे क्योंकि ये सैंपल पेपर में आ चुका है कि हैदराबाद के निजाम ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ कितने दिनों के लिए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे साइन किया था? तो 1 ईयर के लिए। दरअसल स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था क्या कि इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि चलिए आपको सोचने का, आपको अगर लगता है ना कि इंडिया को ज्वाइन नहीं करना है, आपको आज़ाद रहना है, तो हम आपको 1 साल का समय देते हैं, आप सोच लीजिए, ठीक है। तब तक जैसा स्टेटस को मेंटेन रखेंगे, जैसा जो स्थिति है उसे मेंटेन रखेंगे, ठीक है। तो आप सोच लो, 1 साल का समय ले लो। लेकिन निज़ाम की कुटिल बुद्धि थी, उसने रजकार वगैरह तैयार करा एंड लोगों को मारना वगैरह शुरू कर दिया जो भी निज़ाम के अगेंस्ट में जा रहे थे। तो ये चीज़ हुई, फाइनली इंडियन आर्मी इंटर करती है और फिर ऑपरेशन पोलो चलाया जाता है और हैदराबाद को मिला लिया जाता है भारत के यूनियन के साथ। तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया गया था, ये बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं कि द निजाम वांटेड इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद। ये भी सही है कि निजाम चाहते थे, निजाम जो उस समय थे ना वो मीर उस्मान अली खान थे और जो दुनिया के अमीर लोगों की सूची में उनका भी नाम आता था। सो वो चाहते थे कि हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना के रखे, क्योंकि ब्रिटिशर ने प्रोविजन कर रखा था कि जो रियासतें होंगी वो चाहते हैं तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं या पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं या वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो निजाम चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंट रहे, तो ये भी स्टेटमेंट सही। अब जैसे ही दोनों स्टेटमेंट सही हुआ कि सी और ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आपको देखना है कि क्या बिकॉज लगा के ये चीज़ हो रही है, ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट ऐसा सफाइस कर रहा है, मतलब रीजन वाला जो है ना वो असर्शन को का सही कारण है कि द निजाम ऑफ हैदराबाद एंटर इनटू ए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद द यूनियन ऑफ इंडिया बिकॉज द निजाम वांटेड इंडिपेंडेंट स्टेटस ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। क्यों स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे साइन किया गया था? बिकॉज इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहते हैं ना निजाम, तभी ना भारत की सरकार ने बोला कि आप 1 साल का समय ले लो और उनके साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे साइन कर लिया। तो इसका सही रीजन दे रहा है, ठीक है। सो इस कारण से जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाता है कि असर्शन और रीजन दोनों ही चाहिए और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। 78th नंबर क्वेश्चन कि इमीडिएटली आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट वाज विलिंग टू कार्व स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। मतलब स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारतीय सरकार भाषाई आधार पर राज्यों को बनाने के लिए तैयार थी। रीजन आंध्र प्रदेश वाज कार्व्ड आउट ऑफ देन मद्रास प्रोविंस। तो इसके बारे में आपको बताना है, कंसिडर करना है। तो आप लोग ध्यान से इस स्टेटमेंट को पढ़िए और कमेंट बॉक्स में और लाइव चैट में इसका आंसर दीजिए, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि आंध्र प्रदेश वाज कार्व्ड आउट ऑफ देन मद्रास प्रोविंस, स्टेटमेंट 2 है, तो ये बिल्कुल सही बात है। अभी थोड़ी देर पहले हमने वो डिस्कस किया था कि मद्रास जो प्रोविंस था ना उस जमाने में, ठीक है, तो उसमें से तेलुगु वाले एरिया को अलग करके आंध्र प्रदेश के बनाने की बात उठ रही थी और फिर बना दिया गया। तो 1953 में तो आंध्र प्रदेश को उससे अलग किया गया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला है कि इमीडिएटली आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट वाज विलिंग टू कार्व आउट। नो सर मैम, विलिंग नहीं थी, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट देखिए अगर बात करें तो जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उस समय ये बातें निकल के आई थी कि हम लोग जब आज़ाद हो जाएंगे तो फिर भाषाई आधार पर स्टेट्स को डिवाइड कर देंगे। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद हालात बदल गए। इंडिपेंडेंस के बाद जो एक तरह से कह सकते हो पार्टीशन का दंश झेलना पड़ा, तो उसके कारण से इंडियन गवर्नमेंट उस चीज़ को देखकर और शेयर गए कि अगर पार्टीशन के कारण भारत के 2 टुकड़े हुए तो इसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, इतने सारे लोग मारे गए, इतने सारे लोगों को परेशानी हुई। अगर हम भाषाई आधार पर अगर भारत के और टुकड़े करते चले गए तो हो सकता है कि भारत का जो यूनिटी है वो बरकरार ना रह सके। इसलिए फाइनली क्या किया कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ से मना कर दिया कि हम भाषा के आधार पर स्टेट्स नहीं बनाएंगे। बिकॉज भारत में तो बहुत सारी भाषाएं हैं ना, अगर आप सभी भाषाओं को के आधार पर स्टेट बनाने लगे तो फिर हो गई बात। तो इस कारण से वो लोग तैयार नहीं थे। तो यहाँ पे जो लिखा गया है कि इंडिपेंडेंस के बाद तुरंत बाद तैयार हो गई, तो ये सही नहीं है। बिकॉज तैयार नहीं हुई। फाइनली जब विशाल आंध्र मूवमेंट चलता है, पोटी श्री रामुलु का निधन हो जाता है, उसके बाद उनको करना पड़ता है, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट को मजबूरी में आंध्र प्रदेश बनाना पड़ता है। इंडियन गवर्नमेंट तैयार नहीं थी इस चीज़ के लिए। हालांकि जब फिर आपको बता दूं कि 1953 में फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया जाता है। ये भी आप याद रखो, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब बना था? रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ये बना था 1953 में,
और इसके जो हेड थे उनका नाम था फजल अली, ये भी आप याद रखोगे, फजल अली, ठीक है। फिर इन्होंने रिपोर्ट पेश करी और फिर उस आधार पर 1956 में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया। देखिए कमीशन बना था 53 में और एक्ट कब पास किया गया, एक्ट पास किया गया 1956 में, और उस एक्ट के हिसाब से भारत में 16 स्टेट, सॉरी काट देना है, 14 स्टेट्स और 6 यूटीज बनाए गए थे। तो ये चीज आप याद रखोगे कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब आया था 53 में, और स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पास हुआ था 56 में। सो पहला जो असर्शन है वो आपका गलत है, तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाता है, बिकॉज असर्शन इज इनकरेक्ट, द रीजन इज करेक्ट, राइट। चलिए अब आप लोग मूव करते हैं 18th क्वेश्चन की ओर। 18th क्वेश्चन क्या है कि द देन बॉम्बे स्टेट वाज बाइफर्केटेड इनटू 2 स्टेट्स इन 1960, मतलब तत्कालीन बॉम्बे राज्य को 1960 में 2 राज्यों में विभाजित किया गया था। उसके बाद रीजन की आफ्टर पॉपुलर एजिटेशन मराठी स्पीकिंग गुजराती स्पीकिंग एरियाज वेयर कार्व्ड इनटू महाराष्ट्र एंड गुजरात रिस्पेक्टिवली। सो एक लोकप्रिय आंदोलन के बाद मराठी भाषी और गुजराती भाषी क्षेत्रों को क्रमशः महाराष्ट्र और गुजरात में तराशा गया, उसमें बदल दिया गया। सो अगर आप स्टेट फर्स्ट देखोगे कि बॉम्बे स्टेट को क्या 1960 में 2 पार्ट में बांट दिया गया, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखोगे कि 1960 में ही बॉम्बे को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। रीज़न कहा जा रहा है कि जो गुजराती स्पीकिंग एरियाज़ थे और जो मराठी स्पीकिंग एरियाज़ थे उनके लिए गुजरात और महाराष्ट्र बना दिए गए थे क्रमशः, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो जैसे आपका दोनों स्टेटमेंट सही होता है, सी और डी तो होगा नहीं, तो आप देखोगे क्या ये बिकॉज वाला कंसिडर करोगे कि ये उसके बीच में कोई रिलेशन आपको दिख रहा है, तो रिलेशन आपको बिल्कुल दिखेगा कि बॉम्बे स्टेट को 1960 में इसलिए बनाया गया क्योंकि बिकॉज पॉपुलर एजिटेशन चल रहा था वहाँ पर, और इस कारण से मराठी और गुजराती स्पीकिंग एरियाज को अलग कर दिए गए थे। तो जैसे ही अगर आपका रिलेशन बैठता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कि बोथ असर्शन और रीजन आर करेक्ट, द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, राइट। सो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और 19th क्वेश्चन है आपके सामने कि व्हाट डज द कार्टून इज मेजरली अबाउट। सो ये कार्टून बेस्ड क्वेश्चन है। सो आपसे पूछा जा रहा है कि कार्टून मुख्य रूप से किस बारे में है। तो अगर आप इस कार्टून को देखोगे तो यहाँ पर आपको नेहरू जी दिखेंगे। सो नेहरू जी हैं और बहुत सारे और भी लोग हैं। तो ये दरअसल ये कार्टून मुख्य रूप से किस बारे में, डिमांड फॉर डिफरेंट लिंग्विस्टिक स्टेट, या स्ट्रगल फॉर रिवर वाटर बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, या द डिक्लाइन ऑफ नेहरूज पावर, या इनमें से कोई नहीं, कि मतलब अलग अलग जो भाषाई आधार पर क्षेत्र बनाने की डिमांड उसके लिए था, या फिर जो जल के मतलब नदी के जल के लिए विवाद अलग अलग स्टेट्स के बीच में, या फिर नेहरू जी के पावर के डिक्लाइन को दिखा रहा है ये कार्टून, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अगर आप कार्टून को देखोगे तो आपको इसमें महा गुजरात, ठीक है, विशाल आंध्र, ठीक है, संयुक्त कर्नाटका एंड बृहन महाराष्ट्र, तो ऐसे करीब अलग अलग जो लोग हैं वो एजिटेशन करते हुए दिखेंगे, और नेहरू जी बेचारे असहाय पड़े हुए हैं। तो ये दरअसल डिमांड फॉर डिफरेंट लिंग्विस्टिक स्टेट के बारे में बात है। तो कार्टून मुख्य रूप से इसके बारे में है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये आई होप कि आप सभी लोगों ने इसका जवाब दिया होगा। कार्टून बेस्ड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएंगे, सो इसको भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लो हर एक कार्टून के बारे में। चलिए अब हम लोग 20th क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, जो कि इस सेशन का आखिरी सवाल है। सो अब हम लोग आ चुके हैं आखिरी सवाल की ओर, दैट इज 20th नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने, असर्शन रीजन का अगेन सवाल। असर्शन है द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज नोन एज द रैडक्लिफ लाइन, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को रैडक्लिफ रेखा के रूप में जाना जाता है। रीजन इज द साइरिल रैडक्लिफ वाज हेडिंग द बाउंड्री कमीशन, सर साइरिल रैडक्लिफ सीमा आयोग का नेतृत्व कर रहे थे। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, अगर दोनों ही सही है तो फिर क्या उनके बीच में रिलेशन है, रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है या नहीं, सर्सन का इसके बारे में आपको बताना है, राइट। सो अगर आप पहले स्टेटमेंट को देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ था बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान नोन एज द रैडक्लिफ लाइन, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर आप इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री की बात करो, और हाँ इंडिया बांग्लादेश का बाउंड्री जो है ना उसको भी रैडक्लिफ लाइन ही कहते हैं, बिकॉज जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो उस समय ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था, तो दोनों ही बाउंड्री लाइन को रैडक्लिफ लाइन कहा जाता है। बाद में वही ना ईस्ट पाकिस्तान बन जाता है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश वाला जो बाउंड्री है वो भी उस समय के पाकिस्तान का ही बाउंड्री हुआ करता था, इंडिया और पाकिस्तान का, तो इसलिए उसको भी रैडक्लिफ लाइन कहा जाता है। तो चाहे वो इंडिया और पाकिस्तान का बाउंड्री हो, चाहे वो इंडिया और बांग्लादेश का बाउंड्री हो, दोनों का ही नाम रैडक्लिफ लाइन है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है द साइरिल रैडक्लिफ वाज हेडिंग द बाउंड्री कमीशन, ये भी बिल्कुल सही है कि रैडक्लिफ लाइन क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि एक बाउंड्री कमीशन बनाई गई थी। दरअसल 2 बाउंड्री कमीशन बनाई गई थी, एक बनाया गया था उस वेस्ट वाले इलाके के लिए, मतलब पंजाब और इंडिया पंजाब वाले इलाके के लिए, और एक बनाया गया था बंगाल वाले इलाके के लिए। तो 2 बाउंड्री कमीशन बनाया गया था, दोनों के हेड सर साइरिल रैडक्लिफ को बनाया गया था, राइट। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि वही बाउंड्री कमीशन को हेड कर रहे थे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो जैसे ही 2 स्टेटमेंट सही हुआ, सी और डी तो आंसर होगा नहीं,
तो अब आपको देखना है कि क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है। तो बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान नोन एज द राइटफुल फ्लैंक बिकॉज सर साइरिल रैटक्लिफ वॉज हेडिंग द बाउंड्री कमीशन। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, कि सर साइरिल रैटक्लिफ है ना हेड कर रहे थे, इसलिए ना इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री को रैटक्लिफ लाइन कहा जाता है। तो रीजन जो है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है सरसन का। तो इसका जो सही आंसर होगा, सही ऑप्शन होगा, दैट इज ऑप्शन ए। तो इस तरीके से ये आपका सही जवाब होगा। आई होप कि आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा लाइव चैट में भी और कमेंट बॉक्स में। और फिर से आपको बता दूं कि अगर आपको इन MCQs के PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो ड्राइव का लिंक है। तो वहाँ पर एक जगह पे आपको सारे जो मटेरियल्स हैं, सारे जो MCQs के PDF हैं, वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगे। बट इट इज़ एडवाइजेबल कि आप अगर टेलीग्राम यूज़ करते हो तो आप ज़रूर ग्रुप को ज्वाइन कर लो। आपको लिंक यहाँ पर दिख रहा होगा, हालांकि डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का। फ़ायदा क्या होगा कि वहाँ पर एक जगह पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, साथ ही साथ वहाँ पर जो पीयर्स हैं आपके, उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हो, जो भी डाउट्स हैं वहाँ पर पोस्ट कर सकते हो। सबसे पहले पीयर सॉल्व करते हैं, अगर उनसे नहीं होता है तो फिर हम लोग तो हैं ही, ठीक है। तो वहाँ पर डाउट रिजोल्यूशन भी करवाया जाता है। हालांकि अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो वहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हो DM के थ्रू। एंड अगर आप इन सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करते हो तो आपके लिए एक डाउट का फॉर्म दिया गया है, गूगल फॉर्म, उसको भी भरकर आप हम तक अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं अगले लेसन में। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों एंड व्यूअर्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। सो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे लर्निंग, स्टे क्यूरियस। थैंक यू सो मच।